हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिस डायलेक्टिक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। इससे पहले हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में लिबरल फेमिनिज्म की थ्योरी, उसका क्रिटिसिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म हम कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे फेमिनिज्म सीरीज़ देखिए, जहाँ पे हमने फेमिनिज्म के बारे में, की कंसेप्ट्स के बारे में और स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में हमने लेक्चर्स जो है अपलोड किए हैं। पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म के साथ। सीधा क्रिटिसिज्म पे जंप करने से पहले हम रेडिकल फेमिनिज्म का एक बहुत छोटा सा जिस्ट ले लेते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं फेमिनिज्म सीरीज़ का। आज हम बस सिर्फ छोटा सा जिस्ट लेंगे। तो रेडिकल फेमिनिज्म कब आया था? बेसिकली 1960s और 1970s के दौर में आया था, जब सेकेंड वेव जो है फेमिनिज्म की चल रही थी। उस टाइम के दौरान कहीं इमर्ज हुआ था। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी से बहुत प्रभावित थे। इंस्पिरेशन इनकी मार्क्सिस्ट थ्योरी थी। बस इनका कहना ये था कि जो इनकी मार्क्सिस्ट, इनके टाइप की जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, उनमें एक तो मेन थे और दूसरी विमेन थी। मेन जो थे वो ऑप्रेसर थे, विमेन जो थी वो ऑप्रेस्ड थी। तो इनके लिए मार्क्सिस्ट थ्योरी बहुत सिंपल सी ये है कि ये जो इन्होंने ट्रेडिशनल नोशंस को चैलेंज किया था, पावर नोशंस, जेंडर को, सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन को, उसको इन्होंने सिर्फ दो क्लासेस में बांट दिया था। एक था मेल क्लास और एक फीमेल क्लास। मेल्स जो थे वो अथॉरिटेटिव बहुत थे, या कह लीजिए पावर उनके पास बहुत थी, एंड वो ऑप्रेस करते थे। और जो फीमेल्स थी वो ऑप्रेस्ड होती थी, वो ऑप्रेस्ड क्लास थी। ये कहती हैं कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं। तो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का जो मैंने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मतलब ये बताया था कि कहीं ना कहीं इनका कहना था कि हर औरत ने एक ही चीज़ झेली है। हो सकता है उसका ढंग कोई और हो सकता है, पर झेली सेम ही चीज़ है। आपने भी रेसिज्म झेला होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं रेसिज्म झेला है। आपको भी सेक्सुअल हरासमेंट को फेस करना पड़ा होगा, मैंने भी सेक्सुअल हरासमेंट को फेस किया है। तो हो सकता है कि हमारी सिचुएशंस डिफरेंट हो, पर हमारे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सेम है। तो इनका ये कहना था कि जो शेयर्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो जो है कहीं ना कहीं हर औरत ने फेस किए हैं। ये बहुत इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी औरत रही हो जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हुआ हो। सबके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, इनका कहना, इनका मानना ऐसा था। हो सकता है किसी के साथ नहीं भी होता है, अगर हुआ होगा तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हर एक के जो स्ट्रगल्स हैं वो अलग भी हो सकते हैं, पर उनका कहना था ये था कि जो ये स्ट्रगल्स हैं ये कॉमन हैं, ये शेयर्ड हैं। इनका नारा था पर्सनल इज पॉलिटिकल। इन्होंने कहा कि लिबरल फेमिनिस्ट जो थी उन्होंने बहुत बात कर ली, पब्लिक स्फीयर की बहुत बात कर ली कि पब्लिक स्फीयर में हमारे पास क्या राइट्स नहीं है, हमारे साथ किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। अब हम बात करेंगे पर्सनल स्फीयर की। क्यों? क्योंकि पर्सनल स्फीयर में ही सबसे ज़्यादा विमेन जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं। उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो दुख दर्द है पर्सनल स्फीयर के, अब वो हम आगे सामने रखेंगे, क्योंकि जो पर्सनल है वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। चार दीवारों में हम कैद नहीं रहने वाले। वुमेनहुड की ये बात करती हैं। जो मेन डिबेट्स हैं, मेन डिबेट्स पे आने से पहले
एक बारी हम ये समझ लेते हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है कल्चरल, जो कि थोड़े से ऑर्थोडॉक्स जो हैं, थोड़े से पुराने ख्याल वाले रेडिकल फेमिनिस्ट, और थोड़े से मॉडर्न ख्याल वाले। तो पुराने वाले ट्रेडिशनल भी हो सकते, ट्रेडिशनल जैसे कि हम कहते हैं, और मॉडर्न वाले थोड़े से एडवांस, जो थोड़े वाइड सोच के, जैसे हम ट्रेडिशनल्स को कह देते हैं कि इनकी सोच बड़ी नैरो है, और इनको कह देते हैं कि इनकी सोच बड़ी वाइड है, बहुत खुले विचार के हैं। तो जो रेडिकल मॉडर्न फेमिनिस्ट थे, ये इनकरेज करते थे एंड्रोगाइनस पर्सन्स को। एंड्रोगाइनस पर्सन्स कौन से होते हैं? जिनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों होते हैं, जिनमें मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों होते हैं। रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट कहते थे कि अगर आप एक औरत की तरह पैदा हुए हो तो आप औरत बन के ही रहोगे, आप फेमिनाइन ट्रेट्स पे स्टिक रहोगे स्ट्रिक्टली। आपको बिल्कुल भी किसी और सेक्सुअल रिलेशंस या किसी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सही नहीं है, इनका कहना ये था। इस बिना पे हमने दो भागों में इन्हें बांट लिया है, और इनके विचार, इनके डिबेट्स जो हैं, इन 5 कैटेगरीज को लेके अलग अलग रहे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे लेक्चर में जाइए, प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे आप डिटेल में जानिए। यहाँ पे हम जस्ट में कर लेते हैं कि मेल डोमिनेशन, फीमेल सेक्सुअलिटी। इनका कहना ये था कि जो मेल्स हैं वो फीमेल की सेक्सुअलिटी के थ्रू उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन पे दबदबा रखते हैं, उन्हें ऑप्रेस करते हैं उनकी फीमेल सेक्सुअलिटी के थ्रू। पोर्नोग्राफी के बारे में मॉडर्न जो थे वो पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते थे कि ठीक है, उनकी बॉडी है, उनकी मर्जी है। जबकि ट्रेडिशनलिस्ट कहते थे, कल्चरल कहते थे कि नहीं, पोर्नोग्राफी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर पोर्नोग्राफी होगी तो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है फीमेल्स का वो बढ़ेगा। मॉडर्न्स का मानना ये नहीं था। मॉडर्न्स का मानना ये था कि पोर्नोग्राफी के थ्रू हो सकता है कि विमेंस जो हैं और सेक्सुअल ओरिएंटेशंस जो हैं और सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं उनको समझ पाएँ, उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ। फिर प्रोक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। प्रोक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन में जो मॉडर्न थे वो ये कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चा पैदा करना है, आपकी मर्जी है, आपकी बॉडी है। आप नहीं चाहते हो बच्चा पैदा करना तो आप मत करो, क्योंकि बच्चा पैदा करोगे तो उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है। इफ़ यू थिंक यू आर केपेबल इनफ तो आप रिप्रोडक्शन के बारे में सोचिए, और आप बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। जबकि जो कल्चरल रेडिकल फेमिनिस्ट थी वो ये चीज़ कहती थी कि जो रिप्रोडक्शन है, प्रोक्रिएशन है, ये जो शक्ति है ये सिर्फ औरतों के हाथ में ही है। तो औरतों को इस शक्ति को जो है मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको, बल्कि ये तो चीज़ उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये तो चीज़ उनको मेल्स से ज़्यादा सुपीरियर बनाती है। तो उनको रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन का जो ये प्रोसेस है इसको डंप नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली मॉडर्न, अब अगली नेक्स्ट जो पॉइंट है लेस्बियनिज्म, इसमें जो मॉडर्न है, मॉडर्न रेडिकल्स जो हैं वो लेस्बियनिज्म को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि वो एंड्रोगाइनस पर्सन्स की बात करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स दोनों होने चाहिए, तो वो लेस्बियनिज्म को सपोर्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल्स हैं, कल्चरल हैं, वो लेस्बियनिज्म के खिलाफ है। उनका नारा बस एक ही है कि अगर आप एज अ विमेन पैदा हुए हैं, एज अ फीमेल पैदा हुए हैं, तो आप एज अ फीमेल ही रहिए। वो हेट्रोसेक्सुअलिटी को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, लेस्बियनिज्म को नहीं देती हैं। मदरहुड और सरोगेसी के बारे में भी ऐसे ही इनके अलग अलग विचार हैं। मॉडर्न्स के अलग हैं, कल्चरल्स के अलग हैं। मॉडर्न ये चीज़ कहती हैं कि मदरहुड में पैर तब रखना चाहिए जब आपको लगे कि आप उस लायक हो, आप उतना बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि बच्चे को पैदा करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आपकी बॉडी जब आप बच्चा पैदा करते हो उसके बाद आपकी बॉडी को हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है, आपको अपने लिए टाइम चाहिए होता है।
पर अगर विमेन के ऊपर इतना बर्डन पड़ जाएगा तो हो सकता है वो बच्चे को अच्छे तरीके से ना पाल सके। तो उसके लिए विमेंस को जो है वो नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं, ब्लेम मत करना कल को कि अच्छा इसने ढंग से पाला नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मदरहुड, सरोगेसी के बारे में वो जैसे ही वो मदरहुड को सपोर्ट इतना नहीं देती हैं, सरोगेसी को सपोर्ट देती हैं। मतलब इनके जो विचार रहे हैं दोनों के अलग अलग रहे हैं। ट्रेडिशनल्स ये कहते थे कि मदरहुड तो ऐसी चीज़ है जो आप जब तक खुद एक बच्चा पैदा नहीं करते हो, आपको वो जो एक इतना स्पेशल एहसास है, आप क्यों उसको वेस्ट करना चाहते हो, आप क्यों नहीं उसको एक्सपीरियंस करना चाहते। बल्कि अगर आप बच्चा पैदा करोगे तो आपके पास तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। सरोगेसी वो कहते हैं कि नहीं, सरोगेसी नहीं होनी चाहिए। सरोगेसी क्यों करनी है आपको, आप अपनी बॉडी को यूज़ करो, आप अपना बच्चा खुद आप पैदा करो, आप उस मदरली एहसास को फील करो। तो दोनों के अलग अलग व्यूज़ रहे हैं। इन डिटेल आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में सुन सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हम कर चुके हैं। क्रिटिसिज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। क्रिटिसिज्म, सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है, इनके स्ट्रीम के जितनी ये स्ट्रीम चली है रेडिकल फेमिनिज्म, एक का मुंह अगर वेस्ट में है तो दूसरे का मुंह ईस्ट में है। कहने का मतलब ये है कि ग्रुपिज्म, दोनों एक दूसरे के दो चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न्स, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं। अगर एक बंदा एक चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट नहीं ही करेगा। तो इनकी यूनिटी में बहुत ज़्यादा लकूनास थे, जिसके कारण रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो इतना सक्सेसिव नहीं रहा। जहाँ यूनिटी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा आपको गेन्स मिलेंगे। जहाँ पे डिवाइडेशन आ गई वहाँ पे कहीं ना कहीं आप नुकसान झेलोगे। तो इनका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ग्रुपिज्म के कारण हुआ है। उसके बाद अगर कल्चरल्स या वैसे भी रेडिकल फेमिनिस्ट को देखा जाए तो रेडिकल फेमिनिस्ट जो थी वो बायोलॉजी की बहुत बात करती थी। बायोलॉजी में भी क्या बात करती थी, फीमेल्स और वजाइना को बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट करती थी। जो कल्चरल्स थी स्पेशली, वो क्या कहती थी कि अगर आप एज अ फीमेल पैदा हुए हो तो आपको एज अ फीमेल ही एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, रहना चाहिए, सहना चाहिए। उनका ये चीज़ था। रेडिकल्स बोलते थे कि फेमिनाइन तो मतलब फेमिनाइन। अब ये जो है ये थोड़ा सा एसेंशियलिज्म की थ्योरी के साथ मैच कर रहा था। उनके फुट स्टेप्स पे ये जो लहर है थोड़ी सी चल पड़ी थी, क्योंकि एसेंशियलिज्म जो है वो ये कहते थे, वो स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे कि हाँ ये अमीर पैदा हुआ है तो ये अमीर ही मरेगा, और ये गरीब पैदा हुआ है तो ये तो राजा बन ही नहीं सकता, ये तो भिखारी ही मरेगा, है ना। ऐसे ही इनका ये था कि आदमी जो है वो आदमी ही रहते हैं, औरतें जो हैं वो औरतें ही रहती हैं, दोनों में कोई चेंज लाया नहीं जा सकता। दोनों उसी ट्रेट पे काम करेंगे जिस ट्रेट में वो पैदा हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान लेस्बियन नहीं हो सकता, गे नहीं हो सकता, या मैस्कुलिन नहीं हो सकता। स्ट्रेट होने के बाद भी कुछ लोग मैस्कुलिन हो सकते हैं। मैस्कुलिन के सेंस में कह रही हूँ मैं कि हो सकता है कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो बाकी फीमेल्स के कंपैरेटिवली फिज़िकली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हों, मेल्स की तरह हर काम कर लेती हों। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जो सोसाइटी ने आपको एक स्टीरियोटाइप दे दिया है जेंडर का, वैसा ही रहेगा। हो सकता है कि आपके ट्रेड्स ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाए। तो सबसे बड़ा तो एक ग्रुपिज्म, देन एसेंशियलिज्म में ये ट्रैप हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि अगर आप फेमिनाइन पैदा हुए तो स्ट्रिक्टली फेमिनाइन ही रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी बॉडी है, हर एक का अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हर एक के अपने ट्रेट्स हैं। कोई भी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। वो ये कहती हैं
जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि सारी औरतें भी ऑप्रेस्ड नहीं हैं और सारे आदमी भी ऑप्रेसर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल हम हमारे इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस टाइम हम आज़ादी के टाइमों की बात करते हैं, या हम चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ औरतें ही नहीं थी, आदमी बढ़ चढ़ कर औरतों के लिए बात करते थे, उनके हकों के लिए बात करते थे। तो सभी ऑप्रेसर नहीं हैं, सपोर्टर्स भी हैं, मेल सपोर्टर्स भी हैं, वो भी हैं जो कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले हैं। सभी मेल जो हैं वो विलन नहीं हैं, और सभी औरतें जो हैं वो ऑप्रेस्ड नहीं है, दुखियारी नहीं है, कुछ अच्छी भली हैं। हो सकता है उनका दबदबा उनके हस्बैंड से ज़्यादा हो, तो ऐसा भी है। फिर ये कहते हैं कि जो रेडिकल्स थे उनका कहना था कि जो विमेन है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती हैं, इसलिए वो अप्रेस्ड ही है। तो सभी की सभी विमेन्स जो हैं, क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती हैं, तो वो अप्रेस्ड ही हैं। जबकि वो ये चीज़ नहीं समझती, जो रेडिकल्स हैं वो ये चीज़ नहीं समझती कि सिर्फ एक वुमन होना इनफ नहीं है ऑप्रेस्ड होने के लिए। ऑप्रेस्ड होने का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि जेंडर के बेस पे, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे आप ऑप्रेस्ड हो सकते हो, और वो सिर्फ एज अ वुमन नहीं, एज अ मैन भी हो सकता है आप फेस कर रहे हो वो ऑपरेशंस। तो ये जो एक आप सिंगल आइडिया ले लेते हैं वुमन होने का, वो नहीं होना चाहिए। पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहने का मतलब ये नहीं है कि मेल ही डोमिनेंट है, बहुत जगह पे फीमेल भी डोमिनेंट है। पेट्रियार्कल होना एक सोच है, पेट्रियार्कल कोई एक जेंडर के साथ बिल्कुल स्टिक नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स भी पेट्रियार्कल हो सकती है, फीमेल भी डोमिनेंट हो सकती हैं। आगे देखते हैं। ये जो इनका स्प्लिट है, ऑब्वियसली ग्रुपिज्म, ये जो इनका स्प्लिट है ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है, क्योंकि इनके ये स्प्लिट ने कि कल्चरल लोग कुछ बात कर रहे हैं और मॉडर्न जो है कुछ बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो फीमेल पॉपुलेशन थी या जो फेमिनिज्म की बात जो कर रहे थे, उनको दो हिस्सों में बांट लिया और बहुत केओस हो गया। तो रादर देन कि ऑपोजिशन के साथ लड़ने के बजाय ये आपस में ही, ग्रुपिज्म के कारण आपस में ही इनके जो विचार थे वो मिल नहीं रहे थे और लड़ भिड़ रहे थे ये। तो ये भी एक इनका क्रिटिसिज्म रहा है, इनके ऑब्वियसली एक क्रिटिसिज्म ही है ये, क्योंकि अगर हम एक्सट्रीम की बात करें जो एक बदलाव लेने के लिए एक्टिव हुई थी, कुछ गेन करने के लिए एक्टिव हुई थी, वो किसी एक चीज़ के कारण फेलियर रही। वो ये सब पॉइंट्स जो हैं मायने रखते हैं ऑब्वियसली। फिर हम देखते हैं कि कल्चरल रेडिकल्स वर द प्रमोटर्स ऑफ हेट्रोसेक्सुअलिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मॉडर्न रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे वो बात करते थे एंड्रोगाइनस पर्सन की, कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन ट्रेट्स दोनों होने चाहिए। और कल्चरल जो थे वो बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, तो वो ये बोलते थे कि हेट्रोसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। फेमिनाइन मतलब फेमिनाइन, हम लेस्बियनिज्म की बात नहीं करेंगे। आप अलग पैदा हुए हैं, आपको भगवान ने एक औरत बना के भेजा तो किसी मकसद से ही औरत बनाया होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी एक रीज़न रहा केओस का। आगे चलते हैं। Early radical feminism often ignored race, class, sexual orientation differences. तो इंटरसेक्शनैलिटी को तो इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट पाथ पे चलते हुए इन्होंने कहा कि क्लास सिस्टम है और दो क्लासेस हैं, मेन और विमेन, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेन ऑप्रेसर है, विमेन ऑप्रेस्ड है। इन्होंने कोई रेस, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एथनिसिटी, किसी चीज़ के बारे में इन्होंने गौर नहीं किया। इन्होंने किसी क्लास एंड इकोनॉमिकल टर्म्स, रिच और पुअर होना, ये भी इन्होंने कंसिडर नहीं किया। इन्होंने बस सीधा बोल दिया कि बस मेन जो है वो दानव ही हैं, वो शैतान ही हैं। ये जो है, जो
जेंडर है उसको बायोलॉजी के साथ एसोसिएट करती थी, वजाइना के साथ एसोसिएट करती थी कि जो विमेन है वो विमेन तब होती हैं अगर उनके पास उनके जेनिटल्स अगर फीमेल हों, वजाइना हो अगर उनके पास, तो वो विमेन उनकी हम बात कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इन्होंने जो ट्रांस विमेन थी उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे हम एक टर्म देखते हैं, ट्रांस रेडिकल एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट, टर्फ्स कह सकते हैं आप। ट्रांस रेडिकल एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट जो थी वो इनके लेस्बियंस के खिलाफ थी, ट्रांस विमेन की, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ थी। वो उनको कंसिडर ही नहीं करती थी कि वो किसी जेंडर में फॉल करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फेमिनिटी छोड़ दी, उन्होंने तो उनमें तो एंड्रोगाइनस पर्सन आ गया, उनके तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही चेंज हो गई। तो ये एक सब ग्रुप था, ट्रांसफोबिक ग्रुप जो है यहाँ पे, ट्रांसफोबिक सब ग्रुप, ट्रांस रेडिकल एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट जिन्हें कहा जाता था, वो एक पैदा हो गया था। वो किस लिए हो गया था? क्योंकि रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि विमेन तभी बनोगे अगर आपके पास वजाइना है। इससे एक रेडिकल्स का ही एक सब ग्रुप पैदा हो गया, ट्रांस रेडिकल एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट, जो ट्रांस को बिल्कुल एक्सक्लूड करके चलते थे, एक सब ग्रुप। क्योंकि मॉडर्न जो थे, यहाँ पर भी ये जो ट्रांस रेडिकल एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट जो हैं, ये कल्चरल जो ट्रेडिशनल रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, ये वो वाला सब ग्रुप है। अगर हम मॉडर्न्स को देखें तो वो जो मॉडर्न्स वाले हैं वो चाहे वजाइना की वो बात करते हैं, ठीक है, वो फीमेल जेनिटल्स की बात करते हैं, ठीक है, पर वो एंड्रोगाइनस पर्सन की भी बात करते हैं। तो वो ट्रांस विमेन और ये इन सब चीज़ों को वो बाहर रख के नहीं चलते हैं। फिर जैसे कि इन्होंने पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन इन चीज़ों के ख़िलाफ़ भी इन्होंने बात की। इन्होंने बात की, कल्चरल फेमिनिस्ट जो थी, इन्होंने बात की कि पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन गलत है। आप एक जगह पे नारा लगा रहे हो, माई बॉडी माई चॉइस। कलेक्टिवली मैं यहाँ पे दो ग्रुप्स में नहीं बांटूंगी, कलेक्टिवली सभी रेडिकल्स ने ये बात बोली कि माई बॉडी माई चॉइस। ये बोलने के बाद भी आप ट्रेडिशनल नोशंस के साथ स्टिक रहे और आपने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो गलत है, पोर्नोग्राफी जो है गलत है। आपने ये कंसिडर नहीं किया कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो अपनी बॉडी को किसी तरीके से यूज़ करके कुछ अपने लिए कुछ कमाती हैं, या अपना लाइवलीहुड उनका उस चीज़ के साथ चलता है। तो ऑब्वियसली चाहे वो एक सेक्स वर्कर है, उनकी बॉडी है, उनकी चॉइस है, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट ही बने या वो एक प्रोस्टिट्यूट ना बने, वो उनकी चॉइस है, उनकी बॉडी है, उनका चॉइस है। तो आपका यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है सेक्स वर्कर्स के कंटेक्स्ट में। ये भी एक इनका क्रिटिसिज्म रहा। अगर हम इनके क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही छोटी हेडिंग्स में ग्रुप कर दे तो सबसे पहला इनका जो था वो ये था कि ये बोलती हैं विमेन जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, होमोजीनियस क्लास है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि सभी औरतें जो हैं सेम ही स्ट्रगल्स के कारण ऑप्रेस्ड हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी के कारण ऑप्रेस्ड है। इनका कहना ये था। यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को प्लीज़ आप कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, यहाँ पे ये वो नहीं है। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमने किया था कि मेन आर मेन, विमेन आर विमेन, स्टिकिंग टू फेमिनाइन ट्रेट्स स्ट्रिक्टली। आप जो क्या कहते हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, शेयर्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो वाला होमोजीनियस है ये। फिर डबल स्टैंडर्ड्स बहुत थे इनके, कल्चरल रेडिकल फेमिनिस्ट के स्पेशली डबल स्टैंडर्ड्स बहुत थे। वो एक तरीके से ट्राई करती थी कि हम बहुत वाइड ख्यालों के, खुले ख्यालों के हों
और दूसरी तरफ जब वो बात करती थी वो बहुत ट्रेडिशनल बातें करती थी, मदरहुड की बात करती थी, और उनकी सरोगेसी ना होने की बात। ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो माँ नहीं बन, कोई औरत सॉरी ऐसी भी हो सकती है जो खुद एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सरोगेसी के थ्रू करे चाहे अडॉप्ट करे। इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि अगर आप अपने ही शरीर में से एक शिशु को निकालेंगे तो ही आप माँ बनेंगे। हो सकता है कि आपको ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना पड़े किसी रीजन के कारण। असेंशियलिज्म के फुटस्टेप्स पे चल पड़ी थी ये कि अगर मेन तो भाई आदमी तो आदमी ही रहते हैं, औरतें औरतें ही रहती हैं, औरतों को ही ये करना पड़ता है, औरतें ही बच्चे पैदा कर सकती हैं, औरतों को ही वरदान है इस चीज़ का, औरतों को नहीं छोड़ना चाहिए अपनी इस फेमिनिटी को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर भी इनका गड़बड़ हो गया था जब एक स्लेवरी, एक सबमिशन, एक सबॉर्डिनेशन को जब ये जस्टिफाई करने लग गई थी कि औरतें औरतें ही रहती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हो गई थी। फिर इन पोलराइजेशन विद इन द ग्रुपिज्म होना स्टार्ट हो गया, ग्रुपिज्म, इनके ग्रुप्स बन गए, अलग अलग ग्रुप्स बन गए, तो वो भी इनका एक क्रिटिसिज्म रहा, ग्रुपिज्म बन गए। फिर सब ग्रुप्स, ट्रांस रेडिकल एक्सक्लूजनरी फेमिनिस्ट, या फिर आप कह लीजिए ट्रांस एक्सक्लूजनरी रेडिकल फेमिनिस्ट, दोनों ही हैं। तो ये भी एक क्योंकि इन्होंने ट्रांस वुमन, चाहे वो ट्रांस वुमन है, अगर वो अपने आप को एज अ वुमन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि आदमी के शरीर में एक औरत की सोल है, तो अगर वो एज अ वुमेन फील करते हैं तो उनके पास हक है कि वो एक ट्रांस वुमन बन जाएं, ट्रांसजेंडर बन जाएं। तो आप सिर्फ वजाइना का होना ना होना आप उसको लेबल नहीं कर सकते। ये थी कुछ इसकी क्रिटिसिजम्स। नेक्स्ट हम पोस्ट मॉडर्न, इंटरसेक्शनैलिटी, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इन स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारे इस लेक्चर में कोई कमी लगी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को पूर्ण करने की। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पॉलिश डायलेक्टिक। आपको इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फ्री PDFs हैं, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं और ख़ुद के लिए भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाते पढ़ाते हम भी बहुत कुछ नया सीख लेते हैं, बहुत नया कुछ गेन कर लेते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़िए और हमें इम्प्रोवाइज़ करने का मौका भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग पॉलिश डायलेक्टिक।